हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैब। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द 25 रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर 22 ऑफ जून पेपर। आज हम समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज again we do not expect कि same questions आए, but yes, similar questions can definitely come up, and especially the topics which have been asked in the examination repeatedly. So चलिए आज हम उन्हें questions के थ्रू कवर करते हैं। बट अगर आप इनको और ध्यान से देखना चाहते हैं कि क्या थे ऐसे टॉपिक्स और जो हम कवर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारी PYQ बुकलेट के अंदर। PYQ बुकलेट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर सकते आप ना वो लिंक देख सकते हैं और उस लिंक के अंदर यू कैन चेक इट आउट कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लिंक पे जाएं और वहां से आपको वो जो बुकलेट है वो मिल जाएगी जहां पर आप अपने प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं। सो यू कैन ट्राई इट आउट। आपको लास्ट 2024 के दोनों पेपर्स मिल जाएंगे, जुलाई वाला भी एंड नवंबर वाला भी। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट दोस 25 क्वेश्चंस। एज आई सेड कि ये क्वेश्चंस नहीं, आपका फोकस इन टॉपिक्स पर होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स पेपर में पूछे जा सकते हैं। Okay, here comes the first question. Which among the following theories is also known as satisfier dissatisfier theory? Satisfier dissatisfier theory ये कहते हैं कि कुछ चीजें हमको satisfy करती हैं और कुछ चीजों का ना होना हमको irritate यानी dissatisfy कर देता है। So ये किसने कहा है और ये कौन सी थ्योरी के अंडर कवर्ड है? देखिए यहाँ पर सबसे पहला आता है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कहती है कि ये ना आपकी जो नीड्स है वो एक स्पेसिफिक तरीके से पूरी होती हैं, यानी आप ना एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को हम ये थ्योरी नहीं कहते। दिस वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। देन एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी इज बेसिकली समथिंग जो कहती है कि कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खुद से काम कर लेते हैं, दैट इज वाई। यस वाले लोग जो कहता है कि मैं खुद से काम कर लूंगा, मेरे को बार बार देखने की जरूरत नहीं, मुझे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, मेरे को खुद को अपने काम करने की आदत है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है इसके अंदर, जो हमारे पास में मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज द एक्चुअल आंसर है। अब ये इसका है क्या वो भी समझ लेते हैं। जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहती है कि दिस यहाँ पर ना हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हमको क्या करती हैं, जो हमें ना मोटिवेट करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको मोटिवेट नहीं करती, रादर वो ना हमको इरिटेट करती हैं। उनकी एब्सेंस होना, प्रेजेंस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है। सैलरी हमारे लिए, अगर आपने पूरा साल काम कर लिया तो वो आपके लिए मोटिवेशन रह जाएगी क्या? अगर आपने इतना टाइम काम किया है तो वहां पर ना जब भी आप काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जब भी आप इन चीजों को देख रहे हैं, आपके लिए सैलरी जो है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। आपके लिए सैलरी इज समथिंग जो रिक्वायर्ड है। तो वो आपके लिए सेटिस्फायर पॉइंट है कि डिससेटिस्फायर पॉइंट है? जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर वो क्लियरली बताता है कि इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ चीजों की होने से मोटिवेशन आती है। जैसे करियर एनरिचमेंट की बात करूं, करियर एडवांसमेंट की बात करूं, दिस विल हेल्प यू आउट। लेकिन हाइजीन कहता है कि कुछ चीजें आपको बेसिक्स होती हैं जो चाहिए, नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम है। आपकी ऑफिस के आसपास सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर बेसिक्स प्रॉपर नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो ये आपके लिए हाइजीन है। इनके होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके ना होने से आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने को कंसिडर करने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या कहती है कि कुछ चीजें हमें मोटिवेट करती है और कुछ चीजें हमारे लिए डिससेटिस्फाई होती हैं। अगर वो हमें नहीं मिलती है तो वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, दिस कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, which of the following is a part of 6 internal factors that are a part of Pestle analysis? पेस्ले के साथ में आपको एक और पढ़ना है क्योंकि ये तो आता ही है और ये भी आ सकता है, तो ये दोनों पढ़कर जरूर जाइएगा। पेस्ले एनालिसिस का बेसिक मतलब होता है P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, दिस इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, एंड देन इज लीगल, और लास्ट इज इन्वायरमेंटल। तो अब यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है? आई कैन सी इकोनॉमिक, देर इज नथिंग कॉल्ड साइंटिफिक, देर इज नथिंग कॉल्ड लोकल, है ना, और देर इज नथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस। तो आई कैन सी ओनली टू, यानी आपका फर्स्ट इज सेकंड इकोनॉमिक और फोर्थ टेक्नोलॉजिकल। तो आई कैन से द आंसर इज बी एवरीवन। ये आ गया ना इसका आंसर? द आंसर इज बी। Which of the following
करेक्टली लिस्ट द 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये प्लानिंग के अंदर आपको मिल जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहता है कि आप ना पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप चलते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन एमबीओ? जब भी आपको देखना है ना, हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमेशा गोल्स को बनाना है, फिर उसको आगे काम करना है। और नॉर्मली ना मॉनिटर द प्रोग्रेस वाले ना सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना फर्स्ट में तो मुझे वैसे दिख गया कि पहले आपने गोल बनाया और उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। सो आई कैन नॉट से ये आपका मेन आएगा। सेकंड में तो हमारे पास कम्युनिकेशन ही पहले लिखा है, पहले गोल बनेंगे तभी तो आप लोगों को बताएंगे, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपके गोल बने, दिस माइट बी द आंसर। कम्युनिकेट किया एम्प्लॉयज को, इनकरेज किया पार्टिसिपेशन, फिर प्रोग्रेस दी, फिर इवेलुएट की उनकी प्रोग्रेस, तो ये मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए। अब लास्ट भी पढ़ लेते हैं। इनकरेज करें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, नहीं। इट इज ऑलवेज समथिंग जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन में पहले गोल सेट करते हैं और फिर लोगों के साथ में उसकी वर्किंग पे लग जाते हैं। अच्छा, ये पेपर में आता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये पेपर में कई बार पूछा गया। एन इन्वेस्टमेंट फर्म इज इवेलुएटिंग अ पोटेंशियल स्टॉक इन्वेस्टमेंट यूजिंग अ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। द करंट रिस्क फ्री रेट, आपका आरएफ यानी रिस्क फ्री रेट है 3.5% का। द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपको मिलेगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट मतलब आर एम, मार्केट से अगर हम करेंगे तो 12.5 मिलेगा। बताइए, बाकी सारा रिस्क ही है जो आपने उठाया, तो आपको रिवॉर्ड कितना मेजर मिल रहा है। और लीवर्ड बीटा जो आपके पास है वो है 1.8। पेपर में हो सकता है सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला ही पूछ दिया जाए, जैसे किसी ना किसी एलिमेंट के बारे में पूछ लिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क फ्री रेट के अंदर आप लिखते हैं यहाँ पर बीटा आर एम माइनस आर एफ, और ये इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं। हमारे पास रिस्क फ्री रेट कितना था? 3.5 था। हमारे पास बीटा कितना दिया हुआ था? 1.8। जितना आप रिस्क उठाते हो उतना ज्यादा पैसा मिलता है। आपने रिस्क नहीं उठाया तो 3.5 मिल रहा था, आपने रिस्क उठाया तो 12 मिल रहा था। तो यानी 8.5 आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिली है, जस्ट बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। सो इसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं। और बीटा वो सेंसिटिविटी है, जैसे मार्केट अगर 1 पर है तो आप में वो हल्का सा चेंज 1.8 पर जा रहा है। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट रिएक्टिविटी में ज्यादा होती है तो उनका बीटा हाई होता है। ठीक है, ये होता है बीटा का पॉइंट। इसका आंसर आएगा आपका 18.80। इसको सॉल्व करके देखिएगा, 3.5 प्लस 1.8 इंटू 8.5। तो पहले बॉड मास के थ्रू कर लेते हैं। जैसे 8.5 इंटू 1.8 किया तो मेरे पास 15.3 आया। 15.3 में 3.5 ऐड किया, द आंसर कम्स आउट टू बी 18.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 12,000 शर्ट्स। कंपनी ने सेल कितने किए हैं? सेल किए हैं उसने 12,000 शर्ट्स। ठीक है, एक यूनिट उसका 600 रुपीज का है। ठीक है, और उसमें कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट आपकी दी हुई है 200 रुपीज की। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट लिख ली। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वो है 25,50,000 की, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अभी समझाती हूँ क्यों ऐसा लिखा मैंने। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो इफ द सेल्स आर अप बाय 10%, देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। तो पहले आप इसमें क्या निकालेंगे? आपको पहले निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? ये ना पेपर में ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज पेपर में पूछे जाते हैं, तो अगर आपने ये नहीं पढ़े हुए ना, तो चाहे एंड मोमेंट ही सही, इसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ना एक्सपेक्टेड है, ये पेपर में आने वाली चीज है। सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी ना जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे से हो जाए। ओके, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो इसमें जो हमने यूज करना है वो हमने फॉर्मूला यूज करना है रिगार्डिंग द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ पर आता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
ठीक है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला पोर्शन जो मैं सॉल्व कर रही थी वो क्या है। दो क्वेश्चन आगे कहीं और जा रहा है, बट आपको ये पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे भी आते हैं कि आप ना ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जरूर निकालें। जैसे आप 600 पर थे, आपने वेरिएबल कॉस्ट देखी 200 की, तो आपका एक यूनिट पर 400 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन निकला। आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 12,000। सो हमारे पास 48 लाख का तो क्या आ गया? 48 लाख का तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? 48 लाख में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर देती हूँ 25, 50, 000। तो मेरे पास जो एंड में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है वो आया है 22,50,000 का। अगर क्वेश्चन ये कह देता है कि आपके पास में सेल्स जो हैं वो आपकी बढ़ गई हैं बाय 10%, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी सेल्स थी यहाँ पर इंटू 12,000, यहाँ पर हमारे पास 12,000 की बजाय सेल्स हो गई हैं उससे 10% और बढ़ गई हैं, तो 110% का इंक्रीज आएगा। तो मतलब हमने सेल किए हैं 13,200 यूनिट्स। इसके हिसाब से जब मेरी सेल्स बढ़ जाएगी मेरा ईबीआईटी भी बढ़ जाएगा। बस इसी को मैंने उठाकर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपने सेल्स रेवेन्यू पुराना वाला निकाला, ठीक है, यहाँ से आपका निकल गया ईबीआईटी तक का 2250। सारा कुछ माइनस करने के बाद हमारा यही आया था। ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है अभी वाला। फिर आप पहले ना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला ये होता है जो परसेंटेज चेंज वाला मैंने लिखवाया, एक इसका होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पहले वापस जाकर वहां से दिखा देती हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर ईबीआईटी। तो आपने क्या करना है? कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी कर देना है। तो अब जैसे ही ये चीज करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू 2.13। दैट मीन्स 48 लाख से मैं डिवाइड कर दूंगी 22,50,000 को, तो उससे मेरे पास आंसर आ रहा है 2.13। एक बार मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज निकल गया तो मतलब मेरी ये वाली फिगर आ गई, और मुझे ये पता है मेरी सेल्स कितने से चेंज हुई है। मेरी सेल्स बदली है 10% से। तो मैंने क्या करना है, मैंने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हम यहाँ पर मान ले कि जो हमारे पास में ईबीआईटी का जो चेंज आपके पास फिर है, बट यू डोंट हैव, अच्छा नहीं, हमारे पास सेल्स का एक्चुअल में पूरा वो है कि हमारा सेल्स कितना चेंज हुआ है ना, तो हम वो तो यूज कर ही सकते हैं। हमारे पास सेल्स जो हैं, तो इफ सेल्स आर अप बाय 10%, हमारे पास में ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब आपके पास ना ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। आपके पास सेल्स में चेंज कितना आया? 10% का। पहले आप 72 लाख बेच रहे थे, चेंज कितना आया? 72 लाख में से इसका 10% इंक्रीज हुआ, यानी 7,20,000 का इंक्रीज है। तो क्या मैं नीचे परसेंटेज के लिए 10 यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वही तो चेंज आया है। और यहाँ पर मेरे पास 2.13 था, है ना, तो मेरे पास ये जो नीचे चेंज आया है उसको मैंने लिख लिया। ईबीआईटी मेरा पिछला कितना था? ईबीआईटी मेरा पिछला था 22,50,000। अच्छा, ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं? करंट सिनेरियो माइनस द प्रीवियस वन डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर। ये दोनों में ऐसे होगा, ईबीआईटी में भी और सेल्स में भी। सेल्स का तो हमने डायरेक्टली दिया ही हुआ कि 10% का इंक्रीज है, 72 लाख वाला है। 7,20,000 का इंक्रीज आया डिवाइड बाय 72 लाख, तो ये आपके पास वैसे भी परसेंटेज में 10 ही आएगा। ऊपर वाले में आपके पास प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं लेकिन करंट ईयर का कुछ पता नहीं है, तो आपने वो वैल्यूएशन एक्स डालकर निकाल लेनी है, वो आएगा 66.56। वैसे जिस टाइम आप 2.13 निकालेंगे ना, आपके बाकी सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है इस पार्ट के अंदर। पेपर में एक्सपेक्टेड है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज पेपर में रहेगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसे कहा जाता है मेजनाइन फाइनेंसिंग। ये आपका मॉड्यूल डी का हिस्सा है। ये होता क्या है इसका बताऊं। मेजनाइन फाइनेंसिंग एक पर्टिकुलर फाइनेंसिंग का टेक्निक है जिसके अंदर कहते हैं कि जब तक तो कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं करी तब तक कोई दिक्कत नहीं, जिस समय आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम। सो टिल द टाइम देयर इज नो डिफॉल्ट देयर इज नो इशू। मेजनाइन फाइनेंसिंग कहता है जिस समय डिफॉल्ट हो गया उस समय ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। सो यहाँ पर वो कहता है दिस पर्टिकुलर मेजनाइन फाइनेंसिंग सेज कि वो एक हाइब्रिड है डेट का और इक्विटी का। ना ये प्योर डेट
है ना ये प्योर इक्विटी है। जिस समय आपने हमसे लिए हुए लोन में कोई डिफॉल्ट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, देन हम ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है। डन। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसका आंसर इज सी। मेज़नाइन फाइनेंसिंग बेसिकली इतना का लोन ही होता है, बट जिस समय डिफॉल्ट होगा सिर्फ उस टाइम ये इक्विटी में बनेगा। अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप एक लोन लेंडर की तरह आओगे और लेंडर की तरह चले जाओगे। ये इसमें होता है। अच्छा, पेपर में ये बहुत बार पूछा जाने वाला एरिया है, टाइप्स ऑफ मर्जर्स। व्हाट काइंड ऑफ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज लाइन ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। अगर तो वो रिलेटेड होती है उन्हें कंजेनरिक कहा जाता है, अगर वो रिलेटेड नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे। देखिए, पहला है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये ना वैसे बिजनेसेस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इज मेरे पास मैं और आप कंपटीशन है, हमने एक दूसरे को किसी एक ने या तो कंबाइन कर लिया या बाय कर लिया। वर्टिकल होता है मैंने अपने सप्लायर और अपने जो रिटेलर वाली पोजीशन है उस वर्टिकल चेन में से कुछ बाय कर लिया। अमेलगमेशन यानी दो कंपनीज का एक होना। इसका आंसर इज कॉन्ग्लोमरेट। जब दो डिफरेंट बिजनेसेस एक साथ आ जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, उनकी मार्केट बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों बिजनेस अनरिलेटेड थे, दोनों की अपनी मार्केट बनी हुई है, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। ये रहे पेपर में पूछा जाने वाला है। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 3% इन द यूएस एंड 9% इन इंडिया। करंट स्पॉट इंडिया का 83 है। व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट फॉर द सेकेंड ईयर। जब भी आपको ये निकालना होता है ना तो आप इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, देखिए जो भी आपके पास आज का स्पॉट दिया होगा उसको हम कहते हैं S0। उससे हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 1 प्लस आपका जो रिस्क फ्री रेट है ऑफ योर ओन कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये होम करेंसी है और ये फॉरेन करेंसी है। और ऊपर आता है यहाँ पर एन जो भी आएगा इसका कंप्लीट का वो होगा जितना टाइम है। जैसे हमें सेकेंड ईयर निकालना है तो इसका स्क्वायरिंग होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 83 है, ऊपर आप पहले लिखेंगे इंडिया का रेट। इंडिया का रेट इज 1 + 9% एंड आपका जो वहां का है वो है 3%। ठीक है, ये आया आपका स्क्वायर। जो यूएसए का दिया हुआ है वो 3% है। बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉट रेट कैलकुलेशन फॉर द फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वैसे भी हमेशा बताती हूँ कि करने वाला है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है जबकि कुछ है नहीं। ये बुक में ना एक बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर दिखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन में बन सकता है। स्क्वायर का पूछ लिया, क्यूब का पूछ लिया, किसी और टाइम का पूछ लिया, मतलब ये सेकेंड ईयर पूछ रहा है, थर्ड ईयर पूछ ले, फोर्थ पूछ ले, कोई भी ईयर पूछ ले, आपको तो फिर सिर्फ ईयर चेंज करना है ना यहाँ पर और आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा आपका बी, 93.94। ऐसे क्वेश्चंस में ना प्लीज क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देखिएगा, रैंडमली ट्राई नहीं करना होता इसमें, क्योंकि इससे आपका ना कुछ नहीं होता, पेपर में एक्यूरेसी होने के चांस कम हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहा, स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस डोमेस्टिक रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन रेट, और ऊपर रेस टू पावर n, जितने साल उतने यहाँ पर ये वैल्यूएशन आती है। सो आपके पास वैल्यूएशन आ जाएगी इसके बेसिस पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फिर थोड़े से क्लस्टर बन गया जहां पर आपके न्यूमेरिकल सारे इकट्ठे हो गए, बट ये हमेशा पेपर में आए हुए वाले टॉपिक्स हैं। बेस्ड ऑन द जीरो ग्रोथ मॉडल व्हाट वुड बी द फेयर प्राइस। अच्छा, ये ग्रोथ मॉडल क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या जितने भी मॉडल्स है ना, अगर आपको कभी भी प्राइस निकालना हो आपके शेयर का आज का, तो आप क्या करोगे, आज का नहीं कल का डिविडेंड, आने वाले कल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपके पास R माइनस G, जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है उसमें से ग्रोथ माइनस करनी है। जैसे अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो ग्रोथ मॉडल है, मतलब यहाँ पर जी तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास व्हाट वुड बी द फेयर प्राइस, P0 निकालिए। इन केस इट इज एक्सपेक्टेड टू पे कांस्टेंट डिविडेंड, 3 ही आपका डिविडेंड आएगा, और नीचे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है, उसमें से आप 0 माइनस करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 12%। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द अमाउंट कमिंग अप, 3 डिवाइडेड बाय 12%, दैट कम्स आउट टू बी 25। छोटे छोटे फॉर्मूलाज है बट ये पेपर में आते हैं, राइट?
और ये पूछे जाते हैं, चाहे जीरो ग्रोथ मॉडल आ जाए या आपके पास प्रॉपर ग्रोथ आ जाए। ग्रोथ आएगी तो जी की वैल्यू दे रखी होगी, यही होगा मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपके पास जितने भी आईएसओज हैं उनको अच्छे से पढ़ेगा, ये पेपर में हमेशा आए हैं, कभी मिस आउट नहीं किया उन्होंने इस चैप्टर में से। Which of the following is not an objective of ISO 32210 Sustainable Finance Principles and Guidance Standard? Select the most appropriate option from the above. आपको इसका most appropriate आंसर निकालना है। Everybody? Any idea? असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है, असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशनिंग गियर्ड टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग वैल्यू बाय सीजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, नहीं न्यू इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट नहीं है इनके। देन हमारे पास में इन इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, नहीं ये भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। देन वी हैव द एरिया ऑफ encouraging organizations to focus on short term capital financial gains without considering the environmental and social impacts. What's going to be the answer, everyone? क्योंकि यहाँ पर पहले ही पॉइंट में सस्टेनेबिलिटी दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट वैसे भी हमें कहीं ना कहीं अगर नहीं आइडिया होता तो भी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आता है आपका, अच्छा विच इज नॉट है ना, नॉट एन ऑब्जेक्टिव है ना, फिर तो ठीक है। अगर इसमें से नॉट एन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, पहला तो इसका डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है। सेकंड आता है क्रिएटिंग वैल्यू बाय सीजिंग अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रांजिशन करने का ट्राई करना, फिर ये भी ठीक जा रहा है। फिर वो कह रहा है इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू जनरेट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट तो ये भी कवर कर गया। लास्ट टाइम में शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल तो इनका कभी था ही नहीं, यही तो इसका बेसिक पर्पस था। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जाने के बाद हमारी अगली जनरेशन के पास भी वो चीज रहे। तो इसके अंदर जो डी है वो इसका पॉइंट नहीं है 32210 का, तो इसका आंसर इज डी। ठीक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी के साथ में डील नहीं करता। Now comes which of the following best describes hygiene factors? अभी जो हमने टू फैक्टर थ्योरी करी है उसका जो टू फैक्टर थ्योरी है उसका हमारे पास में हाइजीन फैक्टर कौन सा बताता है? फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉइज दैट व्हेन प्रेजेंट बट हैव नो इम्पैक्ट व्हेन एब्सेंट। देखिए जब हमारे पास हाइजीन थ्योरी की बात की जाती है ना, इसमें वो चीजें आती हैं जो हमको एक्चुअली अफेक्ट करती हैं, हमें मोटिवेट नहीं करती लेकिन अफेक्ट जरूर करती हैं। द फैक्टर्स दैट डू नॉट मोटिवेट, ये वाला आपका पॉइंट बन जाता है, बट लीड टू डीमोटिवेशन इफ एब्सेंट। इनकी प्रेजेंस हमको तंग नहीं करती, इनकी एब्सेंस हमको इरिटेट करती है। ठीक है, फैक्टर्स लीडिंग टू अचीविंग हायर गोल्स नहीं। देन फैक्टर्स दैट आर एंटायरली जॉब अनरिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, जो चीज उससे वो रिलेटेड है ही नहीं, वो हमको इम्पैक्ट क्यों डालेगी या हमको अट्रैक्टिव क्यों लगेगी? तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, सारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आई वुड से सारी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी अच्छी से करिएगा, इसकी थ्योरीज अच्छे से करिएगा, इक्विटी थ्योरी और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। इनफैक्ट लीडरशिप की थ्योरीज हैं, वो भी अच्छे से करनी है। ये एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, पेपर में आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है ये CAPM का थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। ये कहता है कि एक फैक्टर तो आपके प्राइसिंग को अफेक्ट नहीं करता, वो कहते हैं बात तो ठीक है, कहते हैं अगर मल्टीपल फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं तो हर एक का बीटा और हर एक का प्रीमियम आपने मल्टीप्लाई करना है विद द रिस्क फ्री पार्ट। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूएशंस निकलती जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डोमेस्टिक GDP हमारा बीटा इतना है, उसका रिस्क प्रीमियम इतना है, इन्फ्लेशन रेट, गोल्ड प्राइसेस, सेंसेक्स के 4 फैक्टर्स हो गए, और आपका रिस्क फ्री रेट कितना था? सिर्फ 3% था। रिस्क फ्री पर आप 3% पर हो, लेकिन अगर आप GDP के रिस्क उठाते हो तो कैसे आया? 0.6 इंटू 4%, ये आया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड आपका कितना आया? 0.8 इंटू 2%। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट ये देखिए, गोल्ड प्राइसेस इज इन नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पर 0.7 जो है दैट इज इनटू 5%। परसेंटेज पर ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज बाहर भी परसेंटेज लिखा है, आप एब्सोल्यूट नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली परसेंटेज में चलेगा। फिर आता है 1.3 इंटू 9%। सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस वाले पॉइंट में ये वाली चीज आपकी माइनस में आएगी, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे और आपकी वैल्यूएशन निकल जाएगी। ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका आंसर इज डी 15.2। ये बुक का क्वेश्चन है, ये 0.7 इंटू 5% जो है ना, ये पार्ट बुक में दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये सेम क्वेश्चन है रादर बुक के अंदर, तो ये पेपर में आ सकता है।
तो आप इसको बस मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल कर दीजिए। जैसे 6 4 24 आ गया, 2.4 बन गया, देन 8 16 1.6 आएगा, देन दिस इज 3.5 नेगेटिव, फिर आपका 13 1.3 इंटू 9 करेंगे, आपका पूरा वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगा 15.2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, ये भी हमें ना पेपर में, अब मैंने सारे न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस तो आप लोगों के लिए इसी में ही कवर कर दिए जो जो पेपर में आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद थ्योरी पोर्शंस में आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि और कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट आपके पास यूएसए का दिया हुआ है 4% और इंडिया का दिया हुआ है 7%। अगर आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना है, रिक्वायर्ड बाय इंडिया इज 12%। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला होता है, आप ना पहले एक अपने कंट्री का क्या लिख रहे हैं, जो भी आपका रिस्क फ्री रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं रिस्क के प्रीमियम को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इंडिया का आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट गिवन है 12%, रिस्क फ्री इंडिया में कितना है 7%। तो ये मेरे पास 1+7% है ऑलरेडी, और ये मेरे पास 1+12% है। फॉर्मूला ये एक्चुअली इसका पूरा, हर चीज में 1+ लिख दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, हमें रिस्क प्रीमियम ही तो पूछा है। पहले तो इसने बोला है कैलकुलेट कीजिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑफ यूएसए। रिस्क फ्री तो पता है, रिस्क फ्री से रिस्क एडजस्टेड मतलब पहले आपके पास रिस्क फ्री पता है कि बिना रिस्क लिए 4% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर मैं रिस्क ऐड कर दूं तो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। रिस्क को इंक्लूड करने का तरीका है, पहले मेरे को रिस्क तो पता हो, रिस्क दोनों में सेम होता है। तो आपकी वैल्यूएशन रिस्क प्रीमियम की क्या आ रही है, 1+12% था ना, तो हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय, ओके, ये आपका बन जाएगा 1.12 और ये आपका आएगा 1.07 इंटू 1+RP। तो हमारे पास वैल्यूएशन क्या आएगी इसके अंदर, देखिए 1.12 डिवाइडेड बाय 1.07। इसका मतलब मेरा जो प्रीमियम है एवरीवन, ये प्रीमियम ही निकाला है मैंने भी सिर्फ, वो आया 1.046। अब मेरे पास यूएसए का रिस्क फ्री पार्ट है और मेरे पास अब यूएसए का प्रीमियम भी गिवन है। अब आप इसको करिए मल्टीप्लाई, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास यूएसए का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आपने निकालना है। वो कैसे निकलेगा, आपको पहले तो वहां का रिस्क फ्री याद करना है, तो यानी 1+4% और यहाँ पर आएगा 1.046। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी। तो एक तरह से 1.046 इंटू 1.04, आपका टोटल बन जाएगा 1.0878। तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके 88 कर सकते हैं। तो मेरे पास वैल्यूएशन क्या आएगी, 1.088। अब इसके हिसाब से ये तो मेरा टोटल आया ना, इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, वो कितना बचा, 8.8%। ये मेरी वैल्यूएशन आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप मेरा आंसर बन रहा है 8.88। पहले हमने ना यही फॉर्मूला यूज करना है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम दोनों को लिखना और मल्टीप्लाई कर देना। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनकर आएगा 8.88। ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कीजिएगा। इसमें फॉर्मूला क्या यूज किया है, आपका जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है वो निकलता है आपका रिस्क फ्री इंटू रिस्क प्रीमियम। आपको इंडिया का ये दिया हुआ था और इंडिया का ये दिया हुआ था, बस ये निकाल लिया। रिस्क प्रीमियम दोनों में सेम होता है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से निकालकर सेम ही यूएसए वाले में डाला और अपनी वैल्यूएशन निकाल ली। ठीक है, in which type of the company is EV divided by EBI TDA multiple most suitable? किस कंपनी के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत अच्छा है, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनके पास प्रॉफिट अच्छा आता है। कंपनीज विद वोलेटाइल फ्री कैश फ्लोज एंड हाई कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स, इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उसका तो पैसा बहुत लगता होगा। स्टार्टअप्स विद नेगेटिव, जिसकी ऑलरेडी नेगेटिव है वो क्यों दिखाएगा अपने आप को। स्टेबल एंड मेच्योर कंपनीज, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी अच्छी है, या कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज विद हाईली फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जिसके पास ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी फ्लक्चुएशन करती है, तो उसका तो मार्केट में नाम नहीं खराब हो जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है ना, उसको ये देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आंसर इज सी, जो खुद में स्टेबल है ऑलरेडी, राइट। देन कम्स पेग रेशो। पेग रेशो होती है एक ऐसी रेशो, इसका ना नाम में इसका छुपा हुआ है, दिस इज 1 2, दिस इज A B
CNT। पेग रेशो होती है आपकी पीई रेशो विद कंटेक्स्ट विद द ग्रोथ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर P यानी आपका प्राइस को लिया जाता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेग रेशो, तो आपको ये इसके फॉर्मूला में देखिए, इस नाम में ही छुपा हुआ है, पीई रेशो एंड ग्रोथ। पेग रेशो इज द रेशो ऑफ द प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, इसका आंसर नेट प्रॉफिट भी नहीं है। यहाँ पर ये ग्रोथ को और याद रखिएगा न्यूमरेटर में पीई है क्योंकि नाम में वैसे लिखा हुआ है ना पीई और ग्रोथ, तो डिनोमिनेटर में इसका ग्रोथ है। बाकी जितने भी ऑप्शंस पढ़ेंगे उतना वो कंफ्यूज करेगा, आपको उसके नाम में ही उसका पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड है कि पेग रेशो, ये ना 3-4 रेशोज हैं आपके पास, ये अच्छे से पढ़ेगा। इनमें से क्वेश्चंस बनकर आते ही आते हैं। सो बाद में हम पढ़ें उससे तो अच्छा है, या बाद में रिग्रेट करें कि हमने क्यों नहीं पढ़े। इट इज बेटर कि आप इन चीजों को पढ़े जरूर। ठीक है, इसका आंसर इज पेग रेशो इज बेसिकली पीई रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। याद करने का तरीका। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इज ISO 14008 प्राइमरीली डिजाइंड टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग अलाइनमेंट विद ग्रीन फाइनेंस प्रिंसिपल्स। ग्रीन फाइनेंस प्रिंसिपल्स के साथ में इनमें से कौन सा आपका मेन आता है? ISO 14008 provides a standardized approach for assessing the economic value of environment impacts। ये तो ये करता है, ये आपके स्टैंडर्ड्स को, इकोनॉमिक वैल्यू को ये पता लगाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। Second is ISO 14008 is intended to directly reduce the environmental impacts। नहीं, ये डायरेक्टली रिड्यूस करने के लिए तो नहीं है। द स्टैंडर्ड सर्व्स एज अ बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बाईपास द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो आप ट्रेडिशनल कर रहे थे उसका कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, तो ये भी पॉइंट नहीं आया। इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इनटू ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। नहीं, यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट आएगा फर्स्ट वाला ही, आंसर शुड बी ए। ठीक है, इनमें से कोई भी साथ मैच नहीं करता क्योंकि ये कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को बिजनेस के साथ में अलाइन करके चल रहा है, तो वो सिर्फ पहले में कवर हो रहा है, बाकी सब में नहीं जा रहा वो वैसे। अच्छा, पेपर में ये भी आ सकता है, ये आपका ना प्लानिंग के अंदर है, ये पेपर में आया भी हुआ एक बार को। In the goal setting exercise, a zonal head ensures that a branch defines the key performance indicators जो उनको impact करते हैं, that are quantifiable and deadline bound. This reflect which smart criteria? इनका ये देखना कि हमारा चीज क्वांटिफाई कर दो और डेडलाइन आपको पता होनी चाहिए, ये आपका कौन सा पॉइंट बताता है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है आपके पास में? ये एक प्लानिंग का ना पूरा डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा वाला पार्ट आ रहा है? मेजरेबल एंड टाइम बाउंड। देन वी हैव ये एम और टी का पॉइंट था, स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट, ये हमारे पास ये रहा और ये रहा। देन रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, ये आपके ये दोनों है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एंड पेरियोडिकल, ये हमारे पास कोई टर्म ही नहीं है, तो ये लास्ट वाला तो वैसे भी निकल गया। चीज को क्वांटिफाई करके पूछ रहा है। सो जब हमें क्वांटिफाई करने की बात आ रही है यानी मेजर करने की बात कर रहा है और टाइम की भी बात कर रहा है, डेडलाइन है ना, तो इसमें आपके पास आंसर आ गया ए। पेपर में वैसे ये भी आया हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, उसके कौन से एलिमेंट है कौन से नहीं है, ये तो मैंने उसे केस स्टडी फॉर्मेट में आपको दे दिया। अच्छा, ये पेपर में आया हुआ है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन आई थिंक 2 एग्जामिनेशंस है। व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर इन एन एंजल फंड? एंजल फंड में एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इंडिविजुअल की? 1 करोड़, 25 लाख, 50 लाख या फिर 10 करोड़? 25 लाख इज द आंसर। एक एंजल इन्वेस्टर की 25 लाख होती है। इस बार ना पीई और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के भी पॉइंट्स पढ़ के चलेगा, बिकॉज एंजल इन्वेस्टमेंट तो ये पूछ ही चुके हैं कई बार, राइट? ये पेपर में आया हुआ है, दिस इज मॉड्यूल डी का पार्ट। ब्लैक शोल्स मॉडल इज यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने पेपर में ब्लैक शोल्स मॉडल नहीं पूछा था, इसकी फॉर्मूला नहीं पूछा था, लेकिन इसका ये पूछा था ये किससे रिलेटेड है। ब्लैक शोल्स मॉडल जो है वो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक यानी शेयर से, बॉन्ड्स यानी लोन से, ऑप्शंस एंड वारंट से या फिर रियल एस्टेट से। ये लिंक्ड है आपका ऑप्शंस एंड वारंट से। ऑप्शंस एंड वारंट्स आज मैं आपको शेयर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन कल मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगी कि सर आपको खरीदना है आज शेयर। ठीक है, वारंट्स एक तरह का प्रॉमिस होता है कि आपको फ्यूचर में हम शेयर देंगे। सो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन नंबर सी। डन।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज ऑल्सो डन। अब हमारे पास नेक्स्ट इज व्हाट, ओके, 20th कहता है द प्री डिटर्मिन्ड कन्वर्जन प्राइस ऑफ अ वारंट इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शुड नॉट बी लेस देन। हम लोगों का जो कन्वर्जन प्राइस है वो पहले ही डिसाइड होता है कि अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो आपको किस बेसिस पर मिलेंगे। वो किसके ऊपर होता है कि एवरेज आपका वीकली हाई और लो को पिक किया जाता है, ठीक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ 6 मंथ्स, या फिर वीकली हाई और लो इन द लास्ट 2 वीक्स जस्ट बिफोर द रेलिवेंट डेट, या फिर 2 मंथ्स प्रिसीडिंग द रेलिवेंट डेट, या फिर ईदर ए और बी विच एवर इज हायर। आप कन्वर्जन के लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप किसी पर्सन को ना आगे शेयर देने की बात कर रहे हो, उनके अलॉटमेंट पे कितने उनको मिलेंगे वो किस पर डिसाइड होता है, वो आपका ए और बी दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, या तो लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 2 वीक्स, ठीक है, विच एवर इज हायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस को समझ पाएंगे तभी तो हम आगे और अपने लिए बिजनेस खींच पाएंगे, है ना। इट इनेबल्स कंपनीज टू प्रिपेयर फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। बिजनेस एनालिटिक्स में तो बोलते हैं ना सर अपना प्लान बताओ, आप कंटिन्यू कैसे करोगे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे इंडो पाक वॉर हो रही थी, ब्लैकआउट्स हो रहे थे, काम कैसे कर रहे हो आप अपने घर पे। helps business test new marketing initiative and understand customer behavior। ये आपको देखिए इसमें भी हेल्प करता है कि आप बिजनेस को एनालाइज करते हो तो आपको कस्टमर भी समझ में आते हैं। allows business to reduce waste by accurately forecasting order volumes। अगर आपको पता है फ्यूचर में कितने ऑर्डर आएंगे आप उतने ही बनाओगे ना तो आपका सामान वेस्ट नहीं जाएगा। गारंटीज एंड इंक्रीज, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर प्लान गारंटी दे रहा ना तो मतलब वो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्लान आपकी सर्टेनिटी अश्योर नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इज द आंसर। अच्छा ये आया एक और क्वेश्चन, एक्स वाई जी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 7% फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम नाउ, द डिविडेंड पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4%। ये आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आ गया, यानी आपने क्या करना है, D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G करना है, क्योंकि उसने ग्रोथ दे दी, डिविडेंड दे दिया, और if an investor needs 10% of the rate of return, what would be the fair price of the shares of the investors? So आप क्या कहोगे, आने वाले टाइम में डिविडेंड आएगा 7, इन्वेस्टर को मिनिमम चाहिए 10% और उसकी ग्रोथ कितनी है 4% की, तो आप इसके बेसिस पर आंसर निकाल सकते हैं। आंसर विल कम आउट टू बी 116.67, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे कहा जाता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, या इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ग्रोथ आपकी एक ही है, जब एक कांस्टेंट ग्रोथ होती है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। सीएपीएम मॉडल के अंदर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएपीएम मॉडल प्रैक्टिकल में भी आया है, थ्योरी में भी बना हुआ है, जहां पर उसने ये पूछा था कि बीटा लेवरेज के बारे में बताइए, जैसे यहाँ पर सीएपीएम के बारे में पूछ रहा है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की एक बार फुल फॉर्म भी आई हुई है कि इसका क्या होता है। सीएपीएम मॉडल के अंदर आपका जो डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, क्या ये अनसिस्टमैटिक, डाइवर्सिफाइबल, टोटल या सिस्टमैटिक, किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा रिस्क जो आपको पता है ना कि आप इंटरनली उठा रहे हो वो ही आपका सिस्टमैटिक कहलाता है। यही तो आपको पता होता है, अनसिस्टमैटिक तो मार्केट का रिस्क है, पॉलिटिक्स हमारे में क्या हो रहा है, किसी और कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे फॉरेन ट्रेड, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। डाइवर्सिफाइबल यानी जो आप दूसरों को बांट सकते हैं, इंश्योरेंस लेकर बाकी सब चीजें करके। और टोटल रिस्क इज कंप्लीट रिस्क। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिर्फ आपके अंदर के रिस्क यानी सिस्टमैटिक रिस्क को ही कवर करता है, आपके अनसिस्टमैटिक को नहीं करता और किसी और को भी नहीं करता। Now comes what can be inferred about the project with the profitability index greater than 1। PI जो होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज की जो वैल्यूएशन निकल रही है डिवाइडेड बाय आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की करी है। अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी थी फिर तो आपको नुकसान है ना। अगर ये आपका जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप कमा ज्यादा रहे हैं और आपने लगाया कम है। तो मोर देन 1 होना इज बेसिकली समथिंग जहां पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखिए ये प्रोजेक्ट तो हमारे काम का है, क्योंकि इसका पीआई मोर देन 1 है। ये इसका पूरा सिनेरियो है। अब इसी बेसिस पर इसका आंसर ढूंढते हैं। द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ रिटर्न जस्ट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इक्वल तो नहीं हो सकता, इक्वल नहीं होगा, इसके से ज्यादा होगा ना, वही यहाँ पर काउंट होता है।
ये देखिए मुझे यहाँ पर दिखा, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बीइंग ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स द फ्यूचर अमाउंट सरपासेस द इनिशियल आउटफ्लो। आप इनिशियली जितना कमा रहे थे, अब आप उससे ज्यादा कमाएंगे, इक्वल कमाएंगे, तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ गई। इंडिकेटिव अगर यहाँ पर इनसफिशिएंट है तो वो भी गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमारे पास अगर ये बताता है ये हाई रिस्क है, वो भी नहीं पता चलता। यहाँ पर सिर्फ ये पता चलता है कि आप जितना लगा रहे हो उससे ज्यादा आप कमा लोगे। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ये बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये पेपर में आया भी हुआ है। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद द पार वैल्यू ऑफ 500 रुपीज इज बीइंग सोल्ड फॉर 520। एक बॉन्ड है जो है तो 500 रुपीज का, और वो सेल कर रहे हैं 520 का। व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस इफ द कन्वर्जन रेशो इज 20? आपका कन्वर्जन प्राइस क्या होगा अगर आपकी कन्वर्जन रेशो ही 20 है? 15, 20, 25 या 30? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। देखिए यहाँ पर हम लोग जब वैल्यूएशन निकालते हैं ना, इसी केस में हमारे पास कन्वर्जन रेशो निकालने का तरीका होता है, आप ना पार वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और नीचे आ जाएगा आपके पास में कन्वर्जन रेशो। तो पार वैल्यू आपकी क्या थी? 500 थी, और रेशो आपके पास कितनी थी? 20। तो उस हिसाब से कितना आया? 25। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आप जब भी इसको निकालेंगे तो आपको पार वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशो करना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। डन एवरीवन? चलिए, दैट इज इट फॉर द डे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। बट बिफोर आई एंड माय सेशन, सबसे पहले अगर आपको भी प्रिपरेशन करते हुए लग रहा है कि आप एक बार लास्ट मिनट गाइडेंस चाहते हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना है कहीं से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट चेक आउट आवर वेबसाइट edutap.in। जैसे ही आप edutap.in पर जाएंगे, आप ना ऊपर यहाँ पर कोर्सेज में स्क्रॉल करेंगे, आपको CI भी दिख जाएगा। जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर आपको ना हमारा ABFM का भी क्रैश कोर्स इस समय चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके पास हमारी अवेलेबल है, और साथ साथ आपके पास BRBL की भी है फॉर द पीपल जिन्होंने भी आगे भी पेपर देना है। सो गो हेड एंड चेक इट आउट। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NPV, IRR, MIRR, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़िएगा, इनमें से पेपर बन आता है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल एंड गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू।